ओके, अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जैसा हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ चुके हैं कि यार डिबेंचर देके अपन ने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, तो जब डिबेंचर इशू करके सर्टिफिकेट देके जब हमने पैसा लिया था डिबेंचर होल्डर से, तो उस समय हमने डिबेंचर होल्डर को साफ साफ सारी टर्म्स बताई थी कि हम कितने परसेंट पे आपको इंटरेस्ट देंगे, कब आपका रिपेमेंट करेंगे, 6 महीने में इंटरेस्ट देंगे या 12 महीने में इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, रिडम्पशन कब करने वाले हैं, रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में करने वाले हैं या एक साथ लंप सम में करने वाले हैं। मैंने बताया था हमारे को, या तो रिडम्पशन होगा टुकड़ों में और या फिर होगा रिडम्पशन एक साथ लंप सम में, ठीक है। तो कैसे रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब क्या होगा मोहन, रीपेमेंट, कि कब रीपेमेंट करने वाले। अरे मैंने आपसे लोन लिया है तो आपको रीपे कब करूंगा, तो जब आपने मेरे को लोन दिया होगा तभी अपने बीच में ये बातें तय हो गई होगी। उस हिसाब से मैं क्या करने वाला हूँ, आपके लोन का रिपेमेंट करने वाला हूँ, डिबेंचर होल्डर के लोन का रिपेमेंट करने वाला हूँ। इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिंपल सी बात है, डिबेंचर होल्डर का पैसा लौटाना, रीपे करना इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाना तो क्या बोलते थे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैसे डिबेंचर होल्डर के पैसे लौटाने को क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिंपल। तो कुल मिला के पैसे चुकाने हैं मेरे को आपको वापस से, कहानी ये है। अब पैसे चुकाने तो हैं, अच्छी बात है, इसका मोड क्या रहेगा, तो मोड यही है, पैसे चुकाने हैं कैश में, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा मुझे किसमें, कमॉन, कैश में। रिडम्पशन एक ही तरीके से होता है कमॉन, पेमेंट इन कैश। या तो रिडम्पशन होगा या रिडम्पशन नहीं होगा। रिडम्पशन होगा तो कैसे होगा, बाय पेमेंट इन कैश, बाय पेमेंट इन कैश। बोलो क्लियर। अच्छा, डिबेंचर्स को चाहे तो किस में कन्वर्ट करा जा सकता है, शेयर्स में भी कन्वर्ट करा जा सकता है, शेयर्स में भी कन्वर्ट करा कमॉन जा सकता है, ये बात अपने को पता है। क्लियर। अब पेमेंट अगर कैश में करेंगे तो कैसे करेंगे भाई साहब, तो या तो एक साथ एक फिक्स पीरियड के एंड पे आपको पूरा पैसा लौटा दूंगा मैं, 5 साल के बाद आपका पूरा पैसा एक साथ लौटा दिया, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में चुकाऊंगा। मतलब कुछ डिबेंचर होल्डर को फर्स्ट ईयर के एंड पे, कुछ डिबेंचर होल्डर्स को सेकेंड ईयर के एंड पे, कुछ डिबेंचर होल्डर को थर्ड ईयर के एंड पे, कुछ डिबेंचर होल्डर को फिफ्थ ईयर के एंड पे, कुछ डिबेंचर होल्डर को सिक्स ईयर के एंड पे, मतलब इस टाइप से। या कुछ डिबेंचर होल्डर को सेकेंड ईयर के एंड पे, कुछ डिबेंचर होल्डर को 3.5 साल के एंड पे। मतलब वो डिपेंड करता है पीरियड, ऐसे कोई फिक्स नहीं कि 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, पर पेमेंट हम टुकड़ों में कर सकते हैं। किनको पहले पे करेंगे, जिसकी किस्मत, जैसे मैंने आपसे पैसे ले लिए, अब आप हो 100 जने, तो मुझे पहले किसको पेमेंट करना है, स्टार्टिंग वाले 10 को पेमेंट करना है, या बाद वाले 11 से लेके 20 वाले को पेमेंट करना है, या 21 से लेके 30 वाले को पेमेंट करना है। तो ये डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे, ड्रॉ निकालेंगे। क्या निकालेंगे मोहन, ड्रॉ, लकी ड्रॉ निकालते हैं ना, लकी ड्रॉ, कौन जीता कौन जीता, तो वैसे लकी ड्रॉ निकालेंगे। लकी ड्रॉ में जिसका नाम पहले आया उसको फर्स्ट डे के एंड पे दे देंगे 10 जनों को। फिर अगले साल फिर ड्रॉ निकालेंगे, फिर जिसका 10 जनों का नाम आया उसको पेमेंट कर देंगे। मतलब हर साल के एंड पे अगर मुझे पेमेंट करना है, 100 में से 10 जनों को हर साल के एंड पे अगर मुझे पेमेंट करना है, तो पहले 10 जने कौन से होंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, ड्रॉ निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा मोहन, ड्रॉ निकाला जाएगा। तो अगर ड्रॉ से किसी को फर्स्ट ईयर के एंड पे पेमेंट मिल रहा है, किसी को सेकेंड ईयर के एंड पे, किसी को थर्ड ईयर के एंड पे, किसी को फोर्थ ईयर के एंड पे, इसको बोलते हैं लकी ड्रॉ। क्या बोलते हैं मोहन, लकी ड्रॉ अपन बोलते हैं, पर इसको बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स। क्या बोलते हैं, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स भी हम क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में रिडम्पशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपका आधा पैसा चुका रहा हूं, अगर मैं आपको चुका रहा हूं तो आपका तो पूरा पैसा चुकाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एबीसी को चुका रहा हूं तो एबीसी का तो पूरा चुकाऊंगा। ऐसे नहीं कि ए का आधा चुका दिया, बी का भी आधा चुका दिया, ऐसे नहीं है। ए को भी पूरा, बी को भी पूरा, सी को भी पूरा। उसके बाद डी ई एफ का नंबर है तो डी को फिर पूरा, ई को पूरा और एफ को पूरा। पर पहले ए बी को चुकाना है या पहले डी ई एफ को चुकाना है, वो कहीं डिसाइड होगा, लॉट्स निकालेंगे। निकालेंगे मोहन, लॉट्स, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। क्या बोलते हैं मोहन, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। एक और तरीका होता है जो आपके कोर्स में नहीं है, पर तरीका तो है, तो इसलिए नाम तो डिस्कस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि छुपके से जाओ मार्केट में, छुपके से जाओ मार्केट में और अपने ही डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर खरीद लो। हो गया रिपेमेंट, अपने ही डिबेंचर होल्डर से पैसा देके डिबेंचर खरीद लो, क्या हो गया, रिपेमेंट हो गया। छुपके से गया मैं, चुपके से, आपको नहीं पता कि मेरी ही कंपनी का डिबेंचर आपके पास में और मैं ही आ रहा हूं आपसे डिबेंचर लेने, यू डोंट नो। मैं कहां गया, ओपन मार्केट में गया। ओपन मार्केट में कोई भी आ सकता है,
आपको डिबेंचर बेचना है, आप किसी को भी बेचो, आपने मुझे बेच दिया। अब आपको नहीं पता है कि मैं कंपनी हूं जिसका डिबेंचर आपके पास में है, तो मैंने अपने ही डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज कर लिए। अब परचेज करके मेरे पास में दो रास्ते हैं, या तो परचेज करके मैं अपने घर में ऑफिस में आ जाऊं और उस डिबेंचर को क्या कर दूं, अब फाड़ दूं। अब क्या रहा, वो कुछ भी नहीं। वो बुक्स में एक तरफ तो मेरी दिख रहा है लाइबिलिटी में, एक तरफ दिख रहा है अब मेरे असेट में। मेरी ही लाइबिलिटी और मेरा ही असेट है, क्या कर दूं, फाड़ दूं। म्यूचुअल डेट कैंसिलेशन। और अगर चाहूं तो मैं अपने डिबेंचर को एज एन इन्वेस्टमेंट भी रख सकता हूं, खुद के ही डिबेंचर को एज एन इन्वेस्टमेंट में खुद ही रख सकता हूं। तो वो से डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, पर ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है। क्लियर कहानी। तो हमारे सिलेबस में दो चीज आएगी सर, एक तो आएगी लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, और एक आएगी रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स, टुकड़ों में आपका रिडम्पशन करा जा रहा है। पर पहले किसको दिया जाएगा और बाद में किसको दिया जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ड्रॉ ऑफ लॉट्स करके, ड्रॉ ऑफ लॉट्स करके। क्लियर है। अच्छा, जब भी आपको पेमेंट दिया जाएगा तब तक का आपको ब्याज भी दिया जाएगा, उसमें आप चिंता मत करना। ऐसा मत समझना कि जिसको लेट मिल रहा है उसके साथ तो धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जिसको लेट मिल रहा है उसके साथ कोई धोखा वोखा नहीं हो रहा है। अगर आपको लेट मिल रहा है तो आपको लेट तक का ब्याज देंगे। अगर आपको एक साल में रिपेमेंट कर दिया तो आपको एक साल का ब्याज मिला, फिर रिपेमेंट कर दिया। आपको 2 साल के बाद पेमेंट मिला तो 2 साल का ब्याज मिला है आपको पहले, और फिर रिपेमेंट हुआ है। तो विश्वासघात किसी के साथ नहीं होगा। अब पहले किसको देना है, आप बाद में किसको देना है, वो तो भैया फिर लॉट्स में जिसका नाम आ रहा है उसके हिसाब से रिपेमेंट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो क्लियर, पक्का श्योर। तो दो तरीके से रिडम्पशन किया जाता है, एक तो लमसम, सबको ही एक साथ, 100 के 100 लोगों को एक साथ 5 साल बाद, और एक होता है बाय रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। कहानी सेट है, पक्का। और एक और होता है तीसरा, बाय परचेजिंग योर ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। पर डिबेंचर होल्डर को नहीं मालूम है कि आप कंपनी हो, आप उससे लेके आ गए, उसके बाद अपने ऑफिस में आ गए, और एक तरफ आप पैसे लेके डिबेंचर लेके आए, आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है वो, और वही डिबेंचर आपने इशू कर रखे हैं, आपकी लाइबिलिटी में दिख रहा है। तो या तो आप क्या करोगे, अपने असेट को कम करके लाइबिलिटी भी कम कर दोगे, डिबेंचर फाड़ दोगे, कैंसिल हो गया रिपेमेंट। और या फिर आप सोचोगे कि नहीं यार चलते रहने दो, डिबेंचर को लाइबिलिटी भी मानते रहने दो और इसको अपना क्या मान लो, असेट मान लो। यार अपन दूसरी ही कंपनी में डिबेंचर लेते तो अपना इन्वेस्टमेंट ही होता ना, अपन ने खुद की कंपनी डिबेंचर ले लिया, ये भी क्या हो गया, अपना इन्वेस्टमेंट हो गया। तो बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डिपेंड करता है आप पे, पर ये पार्ट हमारे कोर्स में नहीं है। सच बताओ, होना चाहिए था, टॉपिक ही साला यही था, दमीज में था, बाकी खत्म है, कुछ भी नहीं है बाकी में। अभी एंट्री पढ़ोगे लगेगा भाई क्या है पका रहा है फालतू, खत्म हो गया चैप्टर। टॉपिक यही था भाई, हमारे सीए इंटरमीडिएट में टॉपिक आता था ना, तो इसी पे क्वेश्चन आता था, इसी पे आता था। अब आप ये टॉपिक इंटर में भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि टॉपिक ही नहीं है इंटर में आपके, और फाइनल में भी नहीं पढ़ोगे, तो अब आप ये नहीं पढ़ पाओगे टॉपिक। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए, बुरा है। नॉलेज पर्पज से एग्जाम के लिए अच्छा है कि कम पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो रिडम्पशन का मतलब होता है रिपेमेंट इन कैश, रिपेमेंट इन कैश। रिपेमेंट कर सकते हैं या तो लमसम या फिर टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट्स में। और अगर रिपेमेंट नहीं करना है और कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। या तो रिपेमेंट कर दूंगा मैं आपके डिबेंचर का, या फिर आपके डिबेंचर को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। बोलो क्लियर है क्या, पक्की बात, श्योर, ओके। अब बात करते हैं सर, आपको याद है प्रेफरेंस शेयर्स का हम जब रिडम्पशन करते थे तो वहां पे पैसे की व्यवस्था कहां से करते थे, सोर्स ऑफ फंड क्या क्या थे, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर कॉम्बिनेशन। वही है, डिबेंचर होल्डर का पैसा पे करना है, नए शेयर इशू कर लो, पैसा आ जाएगा, पैसा पे कर दो। या फिर पुराने कमाए हुए प्रॉफिट्स होंगे आपके पास, फ्री रिजर्व्स होंगे ना आपके पास, उससे क्या करो, उसका इस्तेमाल करके रिडम्पशन कर दो। और या फिर कॉम्बिनेशन, या फिर कॉम्बिनेशन। पर वहां पे एक चीज ध्यान रखना, आपको याद आनी चाहिए कि जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करा करते थे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो क्या बनाया करते थे, सीआरआर। याद करना, भूल मत जाना, क्या बनाते थे, सीआरआर इक्वल टू दी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, भूल मत जाना। तो सर क्या यहां पे भी
जब हम फ्री रिजर्व से डिबेंचर को रिडीम करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करेंगे, तो क्या हमें कोई रिजर्व बनाना पड़ेगा? जी हाँ, बनाना पड़ेगा रिजर्व। उस रिजर्व का नाम होगा डीआरआर। क्या नाम होगा? डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर का क्या पर्पस था? क्यों बनाते थे सीआरआर? हमें रिप्लेस करनी होती थी कैपिटल को। हम चाहते थे यार कैपिटल का जो बेस है वो कम ना हो जाए, ताकि आउटसाइडर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, उनको खतरा ना हो जाए। यही था ना कहानी। तो यहाँ पे डीआरआर बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? डीआरआर भाई इसलिए बना रहे हैं कि पैसे की व्यवस्था हो जाए। अगर मैं प्रॉफिट्स से रिडीम करने वाला हूं तो फिर प्रॉफिट्स को अलग तो करना पड़ेगा ना मुझे, वरना अगर मैंने उस प्रॉफिट से डिविडेंड बांट दिया तो। भाई अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज का मुझे कोई चीज परचेज करना है, तो मैं उसको जेब से निकाल के साइड में तो करूंगा ना, वरना अगर वो मान लो मैंने 500 रुपए के पतासे खा लिए तो खर्चा हो जाएगा यार। समझो ना बात। तो इसलिए क्या करते हैं हम सर, साइड में रख देते हैं हमारे पैसे को। व्यवस्था हो गई, साइड में निकाल दिया, व्यवस्था कर ली, है कि नहीं? साइड में निकाल दिया। फ्री रिजर्व से कहां पे डाल दिया उस पैसे को? डीआरआर में डाल दिया, ताकि अब उस डीआरआर का एक इस्तेमाल कर सकूं, क्या? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझ में आया या नहीं आया? तो क्या करते हैं हम, फ्री रिजर्व से जितना पैसा आप डिबेंचर के रिडम्पशन में लगा रहे हो, उतना पैसा आप कहां पे डाल देते हो भाई? डीआरआर में डाल देते हो। डीआरआर में डाल देते हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलो क्लियर, पक्का, श्योर? श्योर। यहाँ पे पर्पस कैपिटल रिप्लेसमेंट का नहीं है। डीआरआर बनाने का पर्पस कैपिटल रिप्लेसमेंट का नहीं है। फिर क्या है पर्पस? टू सेट असाइड दी फंड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट्स इट। समझ में आया आपको या नहीं आया? कंप्लीट कहानी, पक्का, श्योर? अब ये तो सर हम कर लेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री आ गई तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि ओपन मार्केट से ओन डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। होता तो मजा आता, उसमें दम था, पर वो दिया नहीं। तो ये जो पढ़ रहे हैं इसमें कोई इतना दमखम है नहीं। अब बात ये है कि सर ये बताओ कि कौन सी कंपनीज को कंपल्सरीली, कौन सी कंपनीज को कंपल्सरीली आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडम्पशन करना ही पड़ता है, और कितना करना पड़ता है? आपके पास चॉइस है, यू कैन रिडीम आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, और कॉम्बिनेशन। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनको आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करना ही पड़ता है, ये बताओ। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट में जाना पड़ेगा और डिबेंचर के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट में डिबेंचर के रिडम्पशन के रूल्स दिए हुए हैं। तो वो रूल्स ने ऐसा कहा कि अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो और अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आप हो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एआईएफआई, या आप हो बैंकिंग कंपनी, या आप हो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या आप हो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कॉरपोरेशन, ठीक है, तो आपको 1 रुपए का भी रिडम्पशन प्रॉफिट से करना कंपल्सरी नहीं है। मतलब डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है मतलब प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की जरूरत नहीं है। पहले तो बताओ डीआरआर कब बनाएंगे? जब प्रॉफिट से रिडम्पशन होगा। अगर प्रॉफिट से रिडम्पशन नहीं होगा तो डीआरआर भी नहीं बनाएंगे। तो क्या इस एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी को डीआरआर बनाना कंपल्जन है क्या? कंपल्सरी है क्या? नहीं। नो डीआरआर। डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं कह रहा हूं उतने में दिमाग लगाओ, और क्या टर्म्स लिखी है उसको फोकस मत करो आप, वरना कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है ये। पर अगर आप अनलिस्टेड कंपनी में अदर टाइप की कंपनी हो, जैसे रिलायंस, अडानी, टाटा, बिरला, ठीक है, कोई भी, आर के मार्बल, वंडर सीमेंट्स, स्टोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोई सी भी कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, ठीक है। हालांकि आर के मार्बल का सही एग्जाम्पल देना क्योंकि वो अनलिस्टेड ही है। स्टोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो भी अनलिस्टेड ही है। वंडर सीमेंट लिमिटेड भी अनलिस्टेड ही है। अनलिस्टेड लिस्टेड पता है ना, पढ़ाया था मैं तुम्हारे को, जिसके शेयर
स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बिकते हैं भाई, वो क्या है, अनलिस्टेड है। मैं पब्लिक प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, मैं तो कह रहा हूँ लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड। प्राइवेट तो हमेशा लिस्ट अनलिस्टेड होती है, प्राइवेट कंपनी के शेयर थोड़ा ना मार्केट में बिकेंगे, वो तो हमेशा क्या होती है, अनलिस्टेड होती है। पब्लिक कंपनी में भी दो हो सकती है, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड। तो पब्लिक कंपनी में जो अनलिस्टेड है वो भी अनलिस्टेड है, और प्राइवेट तो हमेशा क्या होती है, अनलिस्टेड ही होती है। समझ में आ रही है क्या बातचीत? चलो, तो कोई भी भाई साहब अनलिस्टेड कंपनी है, अदर्स में कोई भी टाइप का व्यापार कर रही है, किसी भी कंपनी को आप जानते हो, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस का काम कर रही है भाई साहब, ठीक है, एफआई है या फिर एनएफआई है, तो उसको डीआरआर 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 बनाना पड़ता है। कितना? कम से कम 10%। इसका मतलब डीआरआर बनाना पड़ता है, मतलब कम से कम 10% रिडम्पशन उसको प्रॉफिट से करना ही पड़ेगा। कम से कम 10% उसको प्रॉफिट से रिडम्पशन करना ही पड़ेगा। कंपल्जन हो गया अभी, ये मिनिमम है। सर अगर मान लो इनका है ना, इन तीनों का इच्छा कर गई कि हम तो 40% प्रॉफिट से रिडम्पशन करेंगे, कर ले, कोई मना ही नहीं है। सर हम तो 100% प्रॉफिट से रिडम्पशन करेंगे, कर ले, कोई मना ही नहीं है। अगर 100% रिडम्पशन प्रॉफिट से करेगा तो 100% का डीआरआर बना देना। अगर 40% रिडम्पशन करेगा प्रॉफिट से तो 40% का डीआरआर बना देना। पर कम से कम 10% का रिडम्पशन तो तेरे को प्रॉफिट से करना पड़ेगा। ये कंपनीज में रूल्स लिखे हुए हैं, देखो रूल्स मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, आप अपने ICAI मॉड्यूल है, मैंने खोल ली है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत है। तो अब जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हुई है ना भाई साहब, उसको मैंने समअप कर दिया चार्ट में। साफ साफ कह रहा है, देखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFI, या फिर क्या बोल रहा है, या फिर क्या बोल रहा है, चार्ट देखो, अपना चार्ट देखो, अपना चार्ट देखो, या फिर बैंकिंग कंपनी, या फिर बैंकिंग कंपनी, या फिर बैंकिंग कंपनी एंड बैंकिंग कंपनीज, एंड बैंकिंग कंपनीज लिखा हुआ है ना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, इन दोनों को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा हुआ है, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड, दिख रहा है आपको? डीआरआर बनाने की कभी जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? हेलो, समझ में आ रहा है? तो मैंने ये इतनी सारी टेबल्स को, बातचीत को समअप कर दिया और चार्ट बना दिया आपके लिए, ताकि आपको इतना डीप में जाना ना पड़े, आपको टू द पॉइंट अपफ्रंट ही बात मिल जाए, सामने सामने ही दिख जाए बात क्या है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो, क्लियर? इसलिए अपन डायरेक्ट ये चार्ट पढ़ेंगे, ये चार्ट आपका लाइफ सेवर है और आपका टाइम बहुत बचाएगा। तो आ जाओ वापस इस चार्ट पे, इसको ध्यान से देखते रहना, तुम्हें पूरा गेम समझ में आ जाएगा। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी में AIFI हो, बैंकिंग कंपनी हो, NBFC हो, या फिर HFC हो, लिख के देगा वो, आप क्या हो, वो चिंता मत करो, हमें कैसे मालूम चलेगा, वो लिख के देगा यार, तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो, लिख के देगा। तो फिर वहां पे कोई डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इन लोग को एक भी रुपए का रिडम्पशन प्रॉफिट से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर ये कंपनियां चाहें तो प्रॉफिट से रिडम्पशन कर सकती है ना, रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर आप प्रॉफिट से रिडम्पशन करोगे तो डीआरआर बना देना। 100 रुपए का 100 रुपए अगर आप प्रॉफिट रिडम्पशन करोगे, जरूरत तो नहीं है, करोगे तो क्या बना देना, 100 का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना देना। और सर अगर हमने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, तुम्हारे पे कोई कंपल्जन रूल नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो क्लियर? आगे देखो, तो अनलिस्टेड कंपनी को फटाफट से समअप करते हैं, फटाफट से करते हैं समअप। AIFI बैंकिंग कंपनी, NBFC, HFC, AIFI बैंकिंग कंपनी, NBFC और HFC अगर आप हो, और वो भी कौन सी हो, अनलिस्टेड, तो आपको डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, कंपल्जन नहीं है। पर अब चाहो तो बना सकते हो, पर कब बनाओगे आप डीआरआर? जब आप जब आप प्रॉफिट से रिडम्पशन करोगे तो बना लेना डीआरआर। पर आपको ऐसा करने की जरूरत
नहीं है। आगे, अगर आप अदर कंपनी हो, कौन आप, अदर कंपनी हो, कौन आप, अदर कंपनी हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कौन आप, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अदर कंपनी हो आप, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो फिर आपको डीआरआर कम से कम 10% का बनाना ही पड़ेगा। डीआरआर कम से कम आपको 10% का बनाना ही पड़ेगा, मतलब 10% का रिडम्पशन आपको प्रॉफिट से कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ठीक सर, अगर हम 70% करना चाहे तो कर सकते हो, 100% कर सकते हो, पर जितना प्रॉफिट रिडम्पशन करोगे क्या बनाना पड़ेगा आपको, डीआरआर बनाना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, कौन लिस्टेड कंपनी हो, तो लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर आप हो एआईएफआई, क्या हो आप, एआईएफआई, या फिर हो आप बैंकिंग कंपनी, या फिर आप अदर एफआई हो, क्या होगा कौन आप, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। ये एक टाइप की कंपनियां हैं, इसमें डिटेल में जानने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दी कैटेगरी। अगर आप हो एआईएफआई, अगर आप हो बैंकिंग कंपनी, और अगर आप हो अदर एफआई, तो भी आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब एआईएफआई बैंकिंग कंपनी, एआईएफआई बैंकिंग कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, कभी भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अदर एफआई अगर अनलिस्टेड थी तो उसे डीआरआर बनाना पड़ रहा था, पर अगर अदर एफआई लिस्टेड हो गई तो उसे अब डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है, डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की जरूरत नहीं है। करें तो कर सकते हैं, और अगर करेंगे प्रॉफिट से रिडम्पशन तो क्या बनाना पड़ेगा फिर, तो डीआरआर। बाकी करने की उनको कंपलसरी कंपल्जन उन पे कुछ भी ऐसा नहीं है। क्लियर, ठीक है, आगे चलो। अगर आप हो एनएफआई, मतलब इनके अलावा कोई भी हो आप, इनके अलावा आप कोई भी हो, एनएफआई हो, एनबीएफसी हो, एचएफसी हो, ठीक है, तो भी आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब लिस्टेड कंपनी अगर आप हो तो आपको डीआरआर कभी भी बनाना नहीं पड़ेगा, डीआरआर कभी भी बनाना नहीं पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, बातचीत क्या हो रही है। ये तो हो गई बातचीत डीआरआर की। अब सर ये आपका फोकस तो गया होगा इस पे, ये डीआरआर, एक तो ये डीडीआर लिखा हुआ है, डीडीआर नहीं है, ये डीआरआर है, ये मिसप्रिंट है, डीडीआर नहीं है, ये डीआरआर है। सो इसको तो आप प्लीज इग्नोर करें, दिस इज डीआरआर। ओके, डीआरआर। अब आपको है ना ये दिखा तो होगा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट, सर ये क्या है यार, ये बताओ, इसका बताओ आप कहानी क्या है। चलो चेक करते हैं, आओ समझते हैं। देखना भाई साहब, जैसे 100 रुपीज की फेस वैल्यू की डिबेंचर को आप रिडीम करना चाहते हो, ठीक, मान लेते हैं आप लिस्टेड कंपनी हो, तो लिस्टेड कंपनी तो कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, उनको डीआरआर तो बनाना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट से रिडम्पशन करना तो जरूरी नहीं है, ठीक है, यही कहानी है ना, यही कहानी है। प्रॉफिट से रिडम्पशन करना तो जरूरी नहीं है, बट, क्या बोला है, बट अगर आप लिस्टेड कंपनी में कौन हो, लिस्टेड कंपनी में कौन हो, अदर कंपनी हो, जैसे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या एनबीएफसी हो या एचएफसी हो, तो आपको डीआरआर तो नहीं बनाना, पर डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब पता है क्या है, मतलब ऐसा है कि आपको 15% जितना पे करना है ना, उसका 15% का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास पैसों की व्यवस्था रहे। लास्ट में वो कैश की फॉर्म में अगर पड़ा रहेगा आपके एसेट साइड पे पैसा, तो उसको तो खर्च कर लोगे आप, तो उससे बढ़िया क्या करो आप, डीआरआर इन्वेस्टमेंट के नाम से उसको कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसे नहीं कहीं पे भी कर दो, वो भी बताएंगे ये कि आप अनसिक्योर्ड जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वरना पता पड़ा कि तुमने डीआरआर इन्वेस्टमेंट के नाम से जो इन्वेस्टमेंट किया वो डिबेंचर के पहले ही क्या हो गया, डूब गया, तो ऐसा भी नहीं है संभव। तो आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी उसी जगह करना पड़ेगा जहां पे ये लोग बताएंगे। तो कितना करना पड़ेगा भाई साहब, कम से कम 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम करना पड़ेगा। सर अगर हम 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन टू बी रिडीम कर लें तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए आज के 20 साल बाद 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी है, मुझे बताइए भाई 4 करोड़ रुपए लगने हैं फॉर एग्जाम्पल,
4 करोड़ रुपीज का खर्चा आएगा, ऐसा मुझे लगता है 20 साल बाद। अगर डॉक्टरी वॉक्टरी की पढ़ाई कराएंगे या कुछ बाहर भेजेंगे तो उस समय, आज की तारीख में 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ लग रहा है, तो उस समय 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगेंगे। अब या तो मैं उसके 10% का आज ही कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके चलूं कि भाई 4 करोड़ लगने वाले हैं, 10% का इन्वेस्टमेंट अभी करके चलो, ठीक। या फिर मैं पूरे 100% का इन्वेस्टमेंट करके चलूं। तो पूरा इन्वेस्टमेंट पे कोई टेंशन है क्या? नहीं। पर कम से कम कितना करना पड़ेगा? 15%। 10 नहीं, सॉरी, 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसके बराबर का 15%? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड के 15% के बराबर मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब मैं पैसे को कैश में ना रख के किस में डाल दूंगा? इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, ताकि वो क्या लॉक हो जाए पैसा। और वो इन्वेस्टमेंट कब बेचूंगा? कब बेचूंगा? जब रिडम्पशन करने वाला होऊंगा, उसके पहले। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहा है ये? ताकि पैसे की व्यवस्था आपके पास में रहे, पैसे की व्यवस्था आपके पास में रहे, वो कैश में ना रहे, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होके पड़ा रहे। और फिर आप उस इन्वेस्टमेंट को कब बेचो? जिस दिन आप रिडम्पशन करने वाले हो उसके पहले आप बेच दो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर? पक्का? श्योर? अब सुनना, सर इधर तो बोला डीआरआर भी बनाओ, इधर बोला डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी करो, ऐसा क्यों? देखो, समझना बात को ध्यान से। भाई ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की दो साइड, ये लायबिलिटी और ये असेट, ठीक। लायबिलिटी साइड पे आपका दिख रहा है रिजर्व, फ्री रिजर्व दिख रहे हैं आपको 100 रुपए के। तो ये रिजर्व जो लायबिलिटी साइड में दिख रहे हैं 100 रुपए के, ये असेट में भी दिख रहे होंगे? नहीं दिख रहे होंगे? या दिख रहे होंगे? नहीं दिखेंगे असेट में? अगर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिख रही है तो असेट साइड में क्या दिख रहा होगा? कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा सर। कैश बैंक, आप कैपिटल के पैसे कैसे लेके आए? या तो घर से कैश लाए होंगे, या फिर आप बैंक के फॉर्म में लेकर आए होंगे, या फिर आप कोई मशीन के फॉर्म में लेकर आएंगे, है कि नहीं? तो जो आपके लायबिलिटी में दिखता है वो आपके असेट में भी दिखता है। लायबिलिटी बताती है सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से आया, और असेट बताता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहां पड़ा है। ये सुन नो, पैसा कहां से आया साहब? घर से आया। कितने रुपए आया घर से? सर घर से आया 10 रुपए। तो वो 10 रुपए तुम्हारे तुम्हारे कहाँ पे दिख रहे हैं? सर ये कैश में। समझ में आ रहा है? दोनों जगह दिखता है ना। तो अगर आपका रिजर्व लायबिलिटी में दिख रहा है तो असेट में भी दिख रहा होगा। कितना दिख रहा होगा? पूरा असेट दिख रहा होगा 100 रुपए। मैंने 100 रुपए कैश में कमाए, कैश बढ़ गया, और इधर रिजर्व बढ़ गया। ठीक है? क्लियर? क्लियर? अब क्या बोला कि अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपको कम से कम कितना परसेंट प्रॉफिट से रिडम्पशन करना पड़ेगा? 10%। मान लेते हैं कि डिबेंचर की वैल्यू भी मेरे लिए कितनी है, कमॉन समझना, डिबेंचर की फेस वैल्यू भी कितनी है? 100 रुपए। कितने कमॉन? 100 रुपए। तो मुझे बताना इस फ्री रिजर्व में से कितना पैसा निकाल के डीआरआर में डालना पड़ेगा। अगर मैं अनलिस्टेड कंपनी में अदर एफआई या एनएफआई हूं तो मुझे कितना पैसा निकाल के फ्री रिजर्व में से कम डीआरआर में डालना पड़ेगा? जितना पैसे, जितना मैं प्रॉफिट्स रिडम्पशन कर रहा हूं। तो अगर मैं प्रॉफिट्स रिडम्पशन कर रहा हूं 10%, जो मुझे करना पड़ेगा, तो मैं 10 रुपीज यहां से निकाल किस में डाल दूंगा? डीआरआर में। और ये कितना हो जाएगा अब? 90। तो ये तो हुई लायबिलिटी साइड की बात। असेट में किस में दिख रहा है वो? कैश में। इसको भी मुझे सिक्योर करना है। मैं चाहता हूं ये कैश में भी ना दिखे, तो कहां दिखे? इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में दिखे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोल रहा है? कम से कम मुझे 15% ऑफ द फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड किसमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, ये कैश में से 15 रुपए कम किए, कितना रहेगा यहाँ पे? 85। और किसको बढ़ा दूंगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दूंगा 15। आया या नहीं है? आया या नहीं है? इधर से तो रिजर्व कम करा, तो सर कैश अपने आप कम हो गया ना? अरे नहीं, कैसे कैश कम हो जाएगा? मैंने कैश को छेड़ा ही नहीं। मैंने तो रिजर्व कम करके किसमें डाल दिया? डीआरआर में। कैश छेड़ा मैंने?
मैंने क्या एंट्री करी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू DRR, कैश तो छेड़ा ही नहीं मैंने। अब मैं चाहता हूं ये पैसा कैश में भी ना रहे, मैं चाहता हूं ये पैसा कैश में भी ना रहे, क्यों पड़ा रहे लिक्विड, क्या फायदा होगा इससे। अपने आप देखो मेरी बात सुनो, आप कैश रख लो, 5 लाख रुपए आज कैश रखोगे तिजोरी में और 5 साल बाद निकालोगे तो भी कितने निकलेंगे, 5 लाख ही निकलेंगे भाई। समझो, ये अपने आप बच्चे पैदा तो करते नहीं है कि अपने आप बढ़ रहे हैं, धीरे 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 मल्टीप्लाई हो रहे हैं या अपने आप इन्वेस्टमेंट करके बढ़े जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है भाई साहब। ये कोई बायोलॉजिकली ग्रो तो करते नहीं है, समझो बात, है कि नहीं। ये कैसे पैसा ग्रो ग्रो कैसे करता है पैसा, मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ यार कि मुझे तो अभी 5 साल बाद पैसे की जरूरत है, इसको एक काम करते हैं इन्वेस्टमेंट ही कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उस पर अपन ब्याज भी कमा लेंगे, रिटर्न भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस कैश को मैं कन्वर्ट करके किसमें डालना चाहता हूँ, कमॉन, DRR इन्वेस्टमेंट में डालना चाहता हूँ। मतलब मैं कैश से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास कैश की फॉर्म में पैसा ना पड़ा रहे, किस फॉर्म में पड़ा रहे, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में पड़ा रहे, ताकि वो पैसा बढ़ता भी रहे, ताकि वो पैसा बढ़ता भी रहे। समझ आ रहा है क्या, आपको नहीं लगता ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है कि कैश में मत रखो, कैश में मत रखो, इसको इन्वेस्टमेंट में डाल दो। कहाँ पढ़ा है, NFP में पढ़ा हुआ है, NFP में कहाँ पढ़ा है बताओ, पढ़ा हुआ है अपन ने। आपको मैंने पढ़ाई नहीं थी फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग का फंड बना रखा है, अब वो बिल्डिंग का फंड तो दिख रहा है लाइबिलिटी में, पर वो पैसा तो किस में आया हुआ है, कैश में। फिर मैंने बोला कैश में क्यों रखे दे, रहने दे में, क्या कर दें उसको, इन्वेस्टमेंट कर दें। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी किस में जाएगा, फंड में जाएगा। भूल गए, भूल गए, ये वही है। अब तुम्हें याद आ गया, हाँ यार सही है यार, वरना तुम्हें लगा था नया पढ़ा रहा हूं, नया नहीं पढ़ा रहा भाई, वही है ये। याद आया क्या, थोड़ा बहुत याद आया, आया ही नहीं, कि बिल्डिंग फंड तो दिख रहा है लाइबिलिटी में और असेट साइड में दिख रहा है कैश में। बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मंगाया था, असेट में दिख रहा है कैश में, और लाइबिलिटी में दिख रहा है बिल्डिंग फंड के नाम से। अब कैश में रखूंगा क्या मतलब, बढ़ेगा तो है नहीं, क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, तो कैश कम होगी, क्या बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट। नेट चेंज तो, नेट में तो ओवरऑल तो चेंज हुआ ही नहीं, ओवरऑल तो चेंज हुआ ही नहीं, बस वैल्यू चेंज हुई है आपस में, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या फायदा होगा, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा, P&L में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या फिर फंड में, फंड में, उससे फंड और बढ़ जाएगा। समझ में आया, अरे ऐसा नो यार, पढ़ाया था यार, ऐसा करते हो यार, पूरा अपन ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग करी है यार। ठीक है, उस पर क्वेश्चन कुछ खास नहीं आया, वो मैं क्या कर सकता हूँ, बट कॉन्सेप्ट मैंने पूरा आपको पढ़ाया था ना। वही तो है कि मैं कैश में पैसा क्यों रहने दूं, मैं कैश से निकाल के कहाँ पे डाल दूं, इन्वेस्टमेंट में डाल दूं। और फ्री रिजर्व में क्यों रहने दूं, फ्री रिजर्व से निकाल के कहाँ पे डाल दूं, DRR में, क्योंकि इस फ्री रिजर्व से मुझे क्या करना है, रिडम्पशन करना है। तो फ्री रिजर्व में पड़े रहने दूंगा तो मैं कल को क्या कर दूंगा, इससे डिविडेंड बांट दूंगा, जबकि डिविडेंड बांटने के लिए अब तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं इससे क्या करने वाला हूँ, रिडम्पशन। तो फ्री रिजर्व से निकाल के कहाँ पे डाल दिया, DRR में डाल दिया, और कैश में पड़े रहने दूं इससे बढ़िया कहाँ पे डाल दिया, इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। समझ में आया क्या, ये इनके इनके लॉ हैं, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है। कंपनी एक्ट बोलता है ऐसे करो, सेफ गार्ड रहेगा, पैसा आपके पास में पड़ा रहेगा, इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, पैसा पड़े पड़े तो नुकसान में जाएगा, क्या पता आपने कहीं और खर्च कर दिया, तो इससे बढ़िया DRR इन्वेस्टमेंट कर दो, अलोकेट कर दो फंड्स को, ताकि आपको मालूम चले कि भैया इस इन्वेस्टमेंट को मुझे कब बेचना है, जब मैं डिबेंचर को रिडीम करूंगा उससे पहले बेचना है, ताकि आप इस पैसे को छेड़ो ही ना, इस पैसे को छेड़ो ही ना, आपके पास पैसे की व्यवस्था रहे, और रिजर्व्स भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाए और इधर कैश भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। दोनों जगह को रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, दोनों जगह को, इधर रिजर्व को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया और इधर असेट को भी, कैश को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे बोलो आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया। सर क्या 15% ही कर सकते हैं क्या हम इन्वेस्टमेंट, बच्चे की पढ़ाई की 4 करोड़ रुपए व्यवस्था करनी है या 2 करोड़ रुपए व्यवस्था करनी है, तो क्या 2 करोड़ का 10% या 15% ही इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ क्या मैं, या पूरे कर दूं, पूरे कर दो, कौन रोक रहा है, करो भाई, ये तो अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट कम करने में कंपल्जन है, पर ज्यादा करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम करना, इतना कम से कम करना चाहिए, पर ज्यादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा करो, पूरा करो, क्या दिक्कत है, ज्यादा पैसे कमाने में कोई दिक्कत है क्या, पर कम से कम कमाना पड़ता है ना भाई साहब, रेस्पेक्टेबल लाइफ जीनी है, कुछ खर्चे वगैरह करने हैं, तो कम से कम तो इतना तो अर्न करना ही पड़ता है।
पर अगर ज्यादा कमा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये अच्छा ही है, अच्छा ही है। तो अगर कम से कम 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लॉ बोल रहा है तो। पर अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो 80% इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कर ले भाई। मैं तो 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कर ले भाई। मैं तो 200% इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कर भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा पैसा पड़ा, कर ले इन्वेस्टमेंट, अच्छी बात है, बुरी बात तो है नहीं। पर कम से कम कितना करना पड़ेगा भाई? 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ टाइप की कंपनीज को, कुछ टाइप की कंपनीज को। अब वापस आओ चार्ट पे। देखो ये चार्ट सीख गए ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सब कुछ ये चार्ट है, सब कुछ। ये चार्ट सीख जाना बस, इसको याद कर लेना, रट लेना इसको। तुम यहीं फंसोगे अगर फंसोगे तो। और ये याद हो गया ना, उसके बाद क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, मैं कह रहा हूँ, विश्वास रखो। इतने चैप्टर पढ़ा दिए, अभी थोड़ा झूठ बोलूंगा, समझो बात। आगे देखो, वापस देखो चार्ट। अब बताओ किस किस टाइप की कंपनी को डीआरआर भी नहीं बनाना और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। एक तो सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, वो अनलिस्टेड कंपनी, और उसमें भी क्या, एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी। ये देख लो, एआईएफआई का मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म दिया हुआ नहीं उन्होंने, कोई बात नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज, ठीक है। एचएफसी का फुल फॉर्म देखो, दिखा दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो देखो वापस आओ चार्ट पे। तो एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी अगर है और वो भी अनलिस्टेड है, तो ना उनको डीआरआर बनाने की जरूरत और ना उनको डीआरआर इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट। पर अगर ये कंपनियां भी प्रॉफिट से रिडीम करेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। इस बात को ध्यान रखना, ये बच्चों को समझ में नहीं आती, उनको लगता है इनको बनाने नहीं है, जिंदगी में नहीं करना। प्रॉफिट से रिडेम्पशन करेंगे तो भी डीआरआर नहीं बनाना। अरे दिमाग खराब है क्या भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? प्रॉफिट से रिडेम्पशन करेंगे तो प्रॉफिट कम नहीं होंगे क्या? डीआरआर में डालना पड़ेगा पैसा एक बार के लिए आपको, और फिर रिडेम्पशन होते ही डीआरआर से पैसा निकाल के जनरल रिजर्व में डालना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। तो अगर ये लोग भी प्रॉफिट रिडेम्पशन करने करेंगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर ये लोग चाहें तो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, कितना इनकी मर्जी पड़े जितना, कंपल्जन तो है ही नहीं, कंपल्जन तो है ही नहीं। बोलो क्लियर? तो ना तो डीआरआर बनाने की कंपल्जन और ना इन्वेस्टमेंट करने की कंपल्जन, पर ये चाहे तो कर सकते हैं। आगे देखो, अगर अदर कंपनियां हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अब जैसे रिलायंस लिमिटेड है या टाटा मोटर्स लिमिटेड है, ठीक है, तो टाटा मोटर कोई फाइनेंशियल कंपनी तो नहीं है और इसमें भी नहीं आती, तो वो अदर में किस में आ जाएगी? नॉन फाइनेंशियल कंपनी में। किस में आ जाएगा? कौन? नॉन फाइनेंशियल कंपनी। मतलब अदर के दो पार्ट हैं, एक तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर अदर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसी जो फाइनेंस रिलेटेड काम नहीं कर रही है, वंडर सीमेंट्स लिमिटेड किस में आएगी? अदर एफआई में, अदर एनएफआई में, अदर एनएफआई में। अदर हो गई एक, तो इसमें तो आ नहीं रही, अदर हो गई। और अदर में भी कौन सी हो गई? एनएफआई, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रहा है? तो अगर अदर में, अदर चाहे एफआई हो चाहे अदर एनएफआई हो, इनके अलावा कोई भी है ना, तो उसको डीआरआर कम से कम 10% का बनाना पड़ेगा। 10% किसका? रिडीमेबल वैल्यू का या फेस वैल्यू का? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड का 10% का डीआरआर कम से कम बनाना पड़ेगा। मतलब फेस वैल्यू की कम से कम 10% की रिडम्पशन कहां से करनी ही पड़ेगी? प्रॉफिट से करनी ही पड़ेगी। और 15% का डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी करके रखना पड़ेगा, कम से कम, कम से कम। ज्यादा है ज्यादा तुम्हारी इच्छा। प्रॉफिट से सर हमने 60% डम्पशन किया, आउट ऑफ प्रॉफिट 60% डम्पशन किया, बताओ डीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? कितना बनाना पड़ेगा? 100 में से 60 रुपए का रिडम्पशन हम प्रॉफिट से कर रहे हैं, अदर एनएफआई या अदर एफआई है, 100 में 60 रुपए का रिडम्पशन हम प्रॉफिट से कर रहे हैं। बताओ डीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? 10 रुपए का, 60 रुपए का, 100 रुपए का? 60 का। 100 में से हम सिर्फ 5 रुपए का रिडम्पशन प्रॉफिट से कर रहे हैं, 100 में से हम सिर्फ 5 रुपए का रिडम्पशन प्रॉफिट से कर रहे हैं, तो कितना डीआरआर बनेगा? पहली बात गलत है, कर ही नहीं सकते आप। कम से कम 10 रुपए का रिडम्पशन आपको प्रॉफिट से करना ही पड़ेगा। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? समझ में आ रहा है? 100 में से 100 रुपए का रिडम्पशन आप प्रॉफिट से कर रहे हैं, कर सकते हैं क्या? हाँ। डीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? 100। आ रहा है?
कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो की फेस वैल्यू रिडम्पशन कर रहे हो तो 15 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा करो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इस चीज ध्यान रखना, आ जाएगा। आगे चलो, पहली बार पढ़ रहे हो ना, 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। लिस्टेड कंपनी अगर आप हो और उसमें भी AIFI बैंकिंग कंपनी और अदर में कौन सी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब इनके अलावा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, बैंकिंग कंपनी के अलावा, NBFC के अलावा, HFC के अलावा, AIFC के अलावा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उसको बोलते हैं अदर FI, बोलते हैं कौन, अदर FI। तो ना DRR बनाने का और ना DRR इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट, मस्त है जीवन इनका, ये मौज में, इससे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं जिसमें DRR नहीं बनेगा और DRR इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, भूल जाना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन ही आपके वो आएंगे जिसमें क्या बनेगा, DRR, और क्या होगा, DRR इन्वेस्टमेंट। समझना क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, तुम खुद सोचो यार, क्वेश्चन तुम्हें दूंगा तो कुछ तो दूंगा भाई, तो क्वेश्चन आएंगे ही इनके, ये इनके आएंगे या इनके आएंगे, इनके नहीं आएंगे क्वेश्चन, पर मैंने एग्जाम्पल डाले हुए हैं ताकि आपके दिमाग खुल जाए कि हाँ भाई कैसे होगा अगर आ जाएगा तो तुम चिंता मत करो। आगे चलो, अगर आप लिस्टेड कंपनी में अदर NFI हो, मतलब अदर कंपनी में नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वंडर सीमेंट्स लिमिटेड, ठीक है, या NBFC हो, या आप HFC हो, अदर NFI हो या फिर NBFC हो या फिर HFC हो, तो फिर आपको DRR तो नहीं बनाना, मतलब 1 रुपए का भी प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की कंपल्जन नहीं है, पर अगर आप करोगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, DRR, और कम से कम आपको DRR इन्वेस्टमेंट तो करके रखना पड़ेगा ऑफ द फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड, पर आप चाहो तो 100% इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उसमें कोई मनाही किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? सर क्या ये अनलिस्टेड कंपनी वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? देखो मेरा सवाल सुनना, क्या ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? हाँ, पर जरूरी है क्या? नहीं। DRR बना सकते हैं क्या? अगर मैं आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर रहा हूं तो DRR बना सकते हैं क्या? सोच के बोलना। अगर ये कंपनी है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर रहा हूं, आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर रहा हूं, तो क्या ये DRR बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं? सर आप उससे करते बना सकते हैं यार, मैंने बोला अगर प्रॉफिट से रिडम्पशन होगा तो ही क्या बना सकते हैं, DRR। कैपिटल से रिडम्पशन होगा तो DRR बनाने की जरूरत नहीं है, और इनको कम से कम प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की भी जरूरत नहीं है, पर अगर प्रॉफिट से रिडम्पशन करते हैं तो इनको DRR बनाना पड़ेगा। आया या नहीं आया, आ रहा है या नहीं आ रहा? जो है ये चार्ट है, जो है ये चार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ में आया? पक्का? श्योर? श्योर? ओके, अब आ जाओ मेथड 1 में, नोट्स, मेथड 1, नोट्स सर्कुलेट कर दो ना मैम फटाफट से। मेथड नंबर 1 में आ जाओ फटाफट सारे बच्चे। मेथड 1, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय पेमेंट इन कैश। तो अंडर दिस मेथड कंपनी कैन रिडीम होल ऑफ इट्स डिबेंचर इन वन लमसम, एक साथ रिडम्पशन कर सकती है एट एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड और एट मेच्योरिटी डेट ऑफ डिबेंचर और अर्लियर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास ऑप्शन है, वो पहले भी तुम्हें पैसा दे सकती है, पहले पैसा देने में क्या तकलीफ है, बाद में नहीं दे सकते ना। या तो मैंने जो तुम्हें टाइम बताया 5 साल बाद दूंगा तो 5 साल बाद दे दूंगा, या फिर मैं तुम्हें चाहूं तो 4 साल बाद दे दूं, उसमें तो क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ा है पहला पैसा मिलने में। लेट मिलेगा तो दिक्कत है, पहले थोड़ा, पहले मिलने में दिक्कत थोड़ा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सच रिडम्पशन मे बी मेड एट पार पे भी रिडम्पशन कर सकते हो, वो तो आपको पता है भाई, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ के आए हो, रिडम्पशन कैन बी डन एट पार और एट प्रीमियम बट नॉट एट डिस्काउंट, और वो जो भी टर्म रहेगी इशू से उस हिसाब से रिडम्पशन हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, एज मेंशन अर्लियर, जो अपन पढ़ के आ चुके हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज आउट ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल से रिडम्पशन कर रहे हो तब आपको फिर कोई भी प्रॉफिट DRR में डालने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे, इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो तो फिर ऐसी तैसी कराने का 10% 15% का रूल,
जितना भी रिडम्शन आप प्रॉफिट से कर रहे हो ना, उतना आपको क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर। वो तो ये कह रहा था रूल कि कम से कम इतना करना पड़ेगा प्रॉफिट से, कम से कम इतना करना पड़ेगा प्रॉफिट से। जनरल रूल क्या है, प्रॉफिट से रिडम्शन कर रहे हो तो क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर। बस बात खत्म। कोई भी कंपनी है भाई, तू अपने घर में बैठ, पर अगर डीआरआर, अगर तू प्रॉफिट से रिडम्शन कर रही है तो क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर। फिर ये बताने मत आना कंपनी में ये हमको तो मना किया था, फालतू बात मत कर। कंपनी ने बोला था तू मत कर तो चलेगा, पर तू कर रहा है अगर प्रॉफिट से तो फिर क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर। अरे क्लियर है, बात क्लियर, पक्का श्योर, आगे देखो। और अगर आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है और पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना प्रॉफिट से रिडम्शन हो रहा है उतना तो डीआरआर बना देना, और जितना कैपिटल से रिडम्शन हो रहा है उतना के डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने को पता है। अगर आप सारे डिबेंचर रिडम्शन में सारे डिबेंचर का रिडम्शन आप लमसम में कर रहे हो, और अगर आप डिबेंचर को रिडीम कर चुके हो, लमसम में रिडम्शन हो चुका है, तो रिडम्शन होने के बाद जो पैसा आपने डीआरआर में डाल रखा था ना, रिडम्शन करने के लिए पैसा आपने क्या डाला था, डीआरआर में, रिडम्शन होते ही वो पैसा आप डीआरआर से निकाल के वापस कहां पे डाल दोगे, जनरल रिजर्व में। कहां पे डाल दोगे मॉन, जनरल रिजर्व में डाल दोगे। ठीक है, क्लियर। एंट्री क्या होगी चेक करना प्लीज, एंट्री क्या होगी चेक करना। फिर अपन दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। उसके बाद कन्वर्जन का भी मेरे पास में एक बस एक कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, चलो तो ध्यान से पढ़ना। एंट्रीज क्या कह रहा है ये कह रहा है ऑन 31st March ऑफ द प्रीवियस ईयर, on transfer of profits by an unlisted company from surplus in statement of P&L of face value of debenture outstanding। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब P&L समझने के लिए, P&L अकाउंट डेबिट टू क्या होना है, डीआरआर। बट कब होना है, जिस साल रिडम्शन होगा या जिस साल रिडम्शन होगा उसके जस्ट पहले वाले 31 मार्च को। रिडम्शन हो रहा है 26-27 में, 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। ठीक, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ डीआरआर में पैसे कब तक डल जाने चाहिए, जिस साल रिडम्शन हो रहा है ना उससे जस्ट एक पहले वाली 31 मार्च को डीआरआर बन चुका होना चाहिए। लिखा हुआ ना ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ में आ रहा है, ये रूल है। अच्छा सुनो, आईसीआई वाले कहते हैं हम नहीं फॉलो कर रहे, हमारे क्वेश्चंस में जो हम आंसर देंगे ना वो ये रूल पे फॉलो नहीं कर रहे। मतलब अपने क्वेश्चन में आप ऐसे देखोगे आंसर्स कि इस साल ही रिडम्शन करना और उन्होंने इस साल ही डीआरआर बनाया है, तो आईसीआई कुछ भी कर सकती है। बाकी रूल क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर हमें क्या करना है, जैसा आईसीआई कर रही है, पर रूल क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। गलत तो कैसे पढ़ाऊं यार। ठीक है, क्लियर, ओके ओके, चलें आगे, आगे चलो। अब जैसे मान लो आपको रिडम्शन करना है 31 मार्च 27 को, आपको रिडम्शन करना है। कब करना है रिडम्शन, 31 मार्च 27 को। और आप ऐसी कंपनी हो जिसको इन्वेस्टमेंट भी करना कंपलसरी है, तो अब इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अब इन्वेस्टमेंट कब तक करना पड़ेगा आपको, तो सर ऑब्वियसली रिडम्शन के पहले ही करना पड़ेगा। अब पहले कितना पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, कितना पहले। तो ये ऐसा कहते हैं कि जिस साल में आप रिडम्शन कर रहे हो ना उस साल की 30 अप्रैल तक आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। सर अगर मैं तो मई में रिडम्शन कर रहा हूं तो भी 30 अप्रैल तक रिडम्शन इन्वेस्टमेंट कर देना है। सर अगर मैं जून में रिडम्शन कर रहा हूं तो भी 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट कर देना है। मतलब अप्रैल के महीने में क्या हो जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, सेम ईयर में ही, पिछले साल नहीं, करंट ईयर के ही अप्रैल तक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। सर मैंने अगर 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया था तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। 4 साल पहले अगर तूने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बहुत बढ़िया बात है, कोई मना ही नहीं है। पर कम से कम कितना पहले तो करना है, जिस साल में आप रिडम्शन करने वाले हो उस साल के 30 अप्रैल से पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर दो। सर अगर मान लो मैं तो है ना 1 जुलाई 2026 को रिडम्शन करना चाहता हूं, तो इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, 30 अप्रैल 2026 तक।
अच्छा, इसमें कोई साल वाला गेम नहीं है, नहीं, इसमें तो करंट ईयर में, जिस ईयर में आप रिडम्पशन कर रहे हो ना, उस करंट ईयर के 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए सर। उससे पहले हो जाए तो कोई तकलीफ है क्या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा अच्छा है। पर कम से कम कब तक हो जाना चाहिए? जिस साल में रिडम्पशन कर रहे हो उस साल के 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? देखो, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बोर्डम आता है, पर इसमें भी खुशियां मिलती है। हम एक कॉन्सर्ट में गए थे कल, खुशियां, तो इसमें भी खुशियां मिलती है। ठीक है, जो गए थे वो समझ पा रहे होंगे। हम मार्बल एसोसिएशन में आए थे, एक स्पीकर नहीं, स्टोरी टेलर। तो खुशियां टॉपिक था, बड़े ही शानदार स्टोरी टेलर थे, नाम था लक्ष्य, लक्ष्य माहेश्वरी। बहुत ही जबरदस्त था कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छा लगा। मतलब ये था कि उसमें सिखाया कि भाई अपन कुछ भी करें, अपन को अगर sorrow है या दुख है या अपन खुश रहना चाहते हैं, तो वो सब विद इन आता है, सब खुद पे डिपेंड करता है। बेसिकली अगर समरी बताऊं ना, सब खुद पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि आप बोर हो रहे हो तो इसमें भी खुशियां मिल रही होगी, आज बोर हो रहे हो तो कल खुश होगे तो आपको खुशी का एहसास होगा। तो सर ये फालतू बात आपने कर ली, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी नींद उड़ चुकी है, हम सोच रहे हैं क्या खुशियां खुशियां कर रहे हो। तो कुल मिला के मैं अब आया हूँ टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि जिस साल आपको रिडम्पशन करना है ना, उस साल के 30 अप्रैल से पहले पहले क्या कर देना है आपको? इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट कब कर देना है, अब बेचना कब है? अरे जब भी रिडम्पशन करेंगे उस दिन बेच दे भाई, उसके एक दिन पहले बेच दे, 2 दिन पहले बेच दे, उस दिन बेच दे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पैसे की व्यवस्था इन्वेस्टमेंट बेसिक कर दे। सर पर अपने को रिडम्पशन करना है 100% और अपन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 15%, तो बाकी पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी यार? हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे तो तेरे पास कैश नहीं है क्या? कैश तो है ही ना, बैंक में तो पैसा पड़ा ही है ना। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया हुआ है तो क्या अपन रिडम्पशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो ऐसा मत सोचो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसको बेच के बिना कैसे इन्वेस्ट अपन रिडम्पशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट है अगर तो उसको बेच दो। पर अगर पैसे कम पड़ गए तो कैश तो होगा आपके पास, बैंक में तो पैसा होगा। और अगर बैंक में भी नहीं पैसा है, कैश में पैसा नहीं है, तो फिर प्रॉफिट से रिडम्पशन करिए मत। तो फिर क्या कर, नया शेयर इशू कर, पैसा आएगा उससे क्या कर देना, रिडम्पशन कर देना। समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा? पक्का श्योर? वापिस देखो, बताओ डीआरआर कब तक बन जाना चाहिए? कब तक बन जाना चाहिए डीआरआर, बोलो यार। जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप रिडम्पशन कर रहे हो उसके जस्ट एक पहले वाला 31 मार्च। अगर 2 साल पहले बन जाए तो खुशी की बात है, खुशियां। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इन्वेस्टमेंट कब तक करना है? इन्वेस्टमेंट जिस करंट ईयर में, जिस करंट फाइनेंशियल ईयर में आप क्या कर रहे हो, रिडम्पशन करने वाले हो, उस फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल से पहले पहले इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। ठीक, क्लियर? ओके, ओके, चलो। अच्छा सुनो, आईसीआई ऐसा नहीं करती। वो तो ऐसा करेगी कि जनवरी में रिडम्पशन हो रहा है ना, तो जनवरी में इन्वेस्टमेंट कर देगी, फिर जनवरी में बेच देगी। फिर करा क्यों? वो उनसे पूछना भाई, देखो। ठीक, लॉ क्या है मैं तो वो सिखा रहा हूँ। ओके, क्लियर? अभी तो उसमें और इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा आगे, और मजा आएगा, आपको लगेगा यार मुंह तोड़ देना चाहिए इनका, मतलब इसका टॉपिक का। फिर आपको लगेगा चलो ठीक है यार, जो कर रहा है वो ठीक है, क्या है, अपने को तो जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? चलो, तुम मत बैठ जाना प्रोटेस्ट पे। चलो, तो रिडम्पशन के टाइम पे क्या होगा, कम ऑन, इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बेचोगे क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट करा उस दिन क्या एंट्री हुई थी? इन्वेस्टमेंट करा उस दिन क्या एंट्री हुई थी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, अरे डीआरआर कैसे होगा, टू बैंक होगा ना, ये गलत एंट्री है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बेच दोगे उस दिन क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ओके, क्लियर? सर अगर प्रॉफिट लॉस हो गया तो, और सर अगर इंटरेस्ट विंटरेस्ट आ गया तो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह आपने कमा लिया इन्वेस्टमेंट पे, टीडीएस वगैरह भी आप कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इस इंटरेस्ट को पीएनएल में डाल दोगे, इस इंटरेस्ट को पीएनएल में डाल दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, टैक्स कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट है। बहुत एरर छोड़ दी यार टाइपर ने इस बार, क्या चक्कर है, बहुत ही ज्यादा एरर है। इंटरेस्ट अर्नड आएगा बेटा यहाँ पे।
इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स डिडक्टेड लिखा हुआ है, तो नीचे तो इंटरेस्ट अर्नड ही आएगा ना। इंटरेस्ट कमाया था मैंने 10,000 का, जिस कंपनी से मैंने इंटरेस्ट कमाया उसने मेरे को दिए तो 9,000 ही, पर मेरा टैक्स कितना काट लिया, 1,000। तो ये टैक्स जो काटा है वो मैं सरकार से लूंगा, मेरा टैक्स तो बनता ही नहीं है ना यार, मेरी तो इनकम ही 1 लाख की है। सरकार ने बोला जो 10 लाख से ऊपर कमाएगा उसका टैक्स बनता है, मेरी तो इनकम ही 1 लाख की है, उसमें 10,000 रुपये मैंने ब्याज के कमाया, उसमें तुमने 1,000 रुपये काट लिया यार, तो मैं तो लाइबल ही नहीं हूँ। तो मेरा जो 1,000 रुपये तुमने काटा है वो मुझे वापस से मिलेगा, कौन देगा मुझे वापस से, गवर्नमेंट देगी यार मुझे, रिफंड मिलेगा टैक्स का, रिफंड मिलेगा टैक्स का। समझना बात, मेरी गाड़ी में लेके आया था ना क्रेटा 3 साल पहले, इसका भी कल वो था एनिवर्सरी, बर्थडे नहीं था, एनिवर्सरी। जन्म तो इसका पहले हो गया ना, मेरे को बाद में मिली है। मैं कार की बात कर रहा हूँ, लड़की की बात नहीं कर रहा। तो चलो, तो कुल मिला के 3 साल हो गए थे कल पूर्ण। तो मैं जब ये कार लेके आया था, तब मेरा टीडीएस टीसीएस इन्होंने कलेक्ट किया था, टीसीएस। अभी टीसीएस टीडीएस क्या हो तुम छोड़ो, तुम तो मानो टीडीएस कलेक्ट किया था, ठीक है। तो फिर जब मैं रिटर्न भरी तो मेरे वापस से टीसीएस का पैसा रिफंड आ गया था, क्योंकि मेरा तो बनता ही नहीं टैक्स, में तो कमाता ही नहीं हूं, आपको पता है, लाख 2 लाख रुपए साल के कमाते हैं, उसमें आप कैसे टैक्स काट रहे हो अब। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टैक्स क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न, ठीक है, क्लियर है। और इंटरेस्ट जो आपने कमाया वो कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। सर डीआरआर में डाल दो, अरे डीआरआर में डाल दोगे तो डीआरआर भी कहाँ जाने वाला है, जर्नलिज्म में जाने वाला है, इसके दिन आगे बेचारे के। तो आप चाहो तो इस इंटरेस्ट को डीआरआर में डाल के फिर जर्नलिज्म में डाल देना, या फिर आप चाहो तो इस इंटरेस्ट को कहाँ पे डाल देना भाई, डायरेक्टली पीएनएल में डाल देना। अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होगा पार पे, अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होगा पार पे, तो क्या एंट्री होगी, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे, तो क्या एंट्री होगी, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर पेमेंट करने टाइम क्या एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर, क्लियर, कोई बातचीत, कोई टेंशन नहीं। जब डिबेंचर इशू किया था तब अपन ने क्या एंट्री की थी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, अगर पार पे की थी तो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू की थी तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैं इशू के बाद, इशू के टाइम का प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं, अगर रिडम्पशन एट पार था और इशूड एट पार था, तो एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर 100। अगर इशूड एट पार था, याद कर लो, पढ़ा के आया हूं अभी, और रिडम्पशन एट प्रीमियम करने वाला हूं, तो एंट्री क्या हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10, 2% डिबेंचर 100, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। तो मैंने डिबेंचर को भी क्रेडिट किया था, प्रीमियम और रिडम्पशन को भी क्रेडिट किया था। अब आज पेमेंट करने की घड़ी आ गई है, तो डिबेंचर को भी डेबिट करूंगा और प्रीमियम को भी डेबिट करूंगा, और आज पैसा चुका दूंगा इसका। समझ में आया क्या। अरे इशू के टाइम पे अपन ने प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर को क्रेडिट करके लायबिलिटी बढ़ाई थी क्या, आज क्या कर रहे हैं, उसको अपन पे ऑफ कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं। पर आईसीए वाले इसमें खुश नहीं है, वो कहते हैं आपने इशू के टाइम पे पोरोड क्रेडिट किया था। हमने कहा हाँ किया था, तुमने सिखाया हमारे को, इन्होंने सिखाया, अपने को बुक में दिया हुआ इनकी। फिर हमने उनको बोला कि रिडम्पशन के टाइम पे हमने पोरोड डेबिट कर दिया। अरे इशू के टाइम पे पोरोड की लाइबिलिटी बढ़ाई, रिडम्पशन के टाइम पे पोरोड की लाइबिलिटी कम कर दी, तो बात खत्म हो गई ना। ये कहते हैं नहीं, बात खत्म नहीं हुई। क्या चाहते हो हमसे आईसीएआई, ये कहते हैं कि आप प्रीमियम को अब राइट ऑफ वापस करो। क्या, ये कहते हैं प्रीमियम को चार्ज करो आज, सिक्योरिटी प्रीमियम से या पीएनएल से, एंट्री पास करो नहीं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर। सर वापस बताओ एक बार, एक बार वापस, एक बार दोबारा बताओ आप क्या कहना चाहते हो। इधर आओ, फाइल में आ जाओ मेरी। थोड़ी सी बात अचंभित करने वाली लगेगी आपको, पर मैं क्या कर सकता हूं, मजबूर हूं मैं मजबूर हूं। देखो, केस 4 पढ़ो, 100 की चीज थी, 100 में इशू किया था, रिडम्पशन 120 में करेंगे, करेंगे। अभी अपन इशू कर रहे हैं, अभी अपन इशू कर रहे हैं, अभी मैं इशू और डिबेंचर में आ गया।
तो पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने रुपए हुई, 100 सिंपल। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100, 2% डिबेंचर 100। अब जो ये 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, ये लॉस भी आज, लॉस डेबिट कर दिया, और देने हैं इसलिए क्या है, लाइबिलिटी भी है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी। सही है ना बात, सही, यही तो पढ़ा था। अब एक बात बताओ, रिडम्पशन के टाइम पे अगर पैसा चुका रहा हूं तो परसेंट डिबेंचर डेबिट होना चाहिए 100, फॉरवर्ड डेबिट होना चाहिए 20, और टू कैश या बैंक 120। फॉरवर्ड यहां पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, यहां पे क्या हो गया, डेबिट हो गया। मर गया ना ये, मर गया या नहीं मरा, मतलब खत्म हो गया ना इसका बैलेंस, मर गया मतलब खत्म हो गया ना बैलेंस, क्लोज हो गया ना अकाउंट। ये कहते हैं नहीं हुआ क्लोज, ये कहते हैं क्लोज नहीं हुआ, हमें मजा नहीं आ रहा है। हमने बोला कैसे आएगा मजा, ये बोलेगा कि मान लो कि आपने इश्यू के टाइम पे फॉरवर्ड क्रेडिट ही नहीं किया। क्या सिखा रहा आपको ये, अब मान लो कि आपने इश्यू के टाइम पे फॉरवर्ड क्रेडिट ही नहीं किया, तो आपने पहली बार डेबिट किया यहां पे, अब क्या करना पड़ेगा, अब फॉरवर्ड क्रेडिट करना पड़ेगा, और कहां चार्ज करना पड़ेगा, पेंडल। बताओ कहां पे करते थे ऐसा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। पर ये सही है या गलत है, गलत है, पर सहना पड़ेगा, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो अगर अपने भी ऐसा रिडम्पशन क्वेश्चन आ जाए ना, तो फॉरवर्ड अगर डेबिट हो रहा है ना, तो आपको फॉरवर्ड कहां से राइट ऑफ करना पड़ेगा, पेंडल से राइट ऑफ करना पड़ेगा। सॉरी टू से, आई एम सो सॉरी, गलत है ये, पर क्या करे, कहते रहो या फिर प्रोटेस्ट करो। इशू के टाइम पे सिखा रहा है फॉरवर्ड क्रेडिट, फॉरवर्ड क्रेडिट, रिडम्पशन के टाइम पे अगर फॉरवर्ड डेबिट हो रहा है तो खत्म हो गया ना भाई। ये बोला नहीं, मजा नहीं आ रहा है। मान लेते हैं कि तुमने इशू के टाइम पे फॉरवर्ड क्रेडिट ही नहीं किया होगा, इसलिए तुमने पहले डेबिट, अब पहली बार तुम डेबिट कर रहे हो, तो फिर ये फॉरवर्ड का जो लॉस है ये राइट ऑफ भी होना चाहिए पेंडल के माध्यम से। जबकि हम इन्हें कैसे बताएं कि देखो बेवकूफों, जब इशू हमने किया था तब फॉरवर्ड हमने क्रेडिट किया था, फॉरवर्ड हमने क्रेडिट किया था तो लॉस को डेबिट किया था, और जब ये लॉस को डेबिट किया था तो हमने इशू के टाइम पे ही हमने इस लॉस को कहां पे डाल दिया था भाई, पेंडल में चार्ज कर लिया था। सिखाया था तुमको मैंने, अगर रिडम्पशन करेंगे अगर लमसम तो हम बराबर 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 पेंडल में ले जाएंगे, और रिडम्पशन करेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट में तो जिस रेशियो ऑफ बेनिफिट के रेशियो में लॉस को पेंडल में ले जाएंगे, सिखाया था ना। तो ये लॉस तो पेंडल में जा चुका है, ये लॉस तो पेंडल में जा चुका है इशू के टाइम पे ही। वापस से तुम क्यों इस लॉस को चार्ज करवाना चाहते हो हमसे पेंडल में, ये तो कहते हैं हम तो चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमने चैप्टर गलत रटे हैं भाई, गलत के गलत चैप्टर रटे हैं। एक क्वेश्चन तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ी बच्चा रट ले, पूरे कॉन्सेप्ट सही पढ़ने के बाद तुम्हें यदि गलत पढ़ ले, दिमाग खराब हो जाता है भाई, दिमाग खराब होता है। और ऐसा दिमाग हमने किया है खराब। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक चैप्टर हुआ करता था, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 8 नंबर का आता था चैप्टर, गलत रट रट के जाते थे उसको हम। अब तो बहुत कम बचा है ऐसा। आवाज उठानी चाहिए आपको, आवाज बुलंद करो पढ़ाई में, रिवीजन में आवाज तेज करके रिवीजन करा करो, इससे जल्दी याद होगा। ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आगे बातचीत। तो क्या करना है बताओ हमें, हमें इस फॉरवर्ड को क्या करना है, कमॉन, राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है। आपको ये मान लेना है कि फॉरवर्ड पहली बार डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट भी अभी करके खत्म करना पड़ेगा। ओके, क्लियर, क्लियर, पक्का श्योर। ओके, नाउ प्लीज चेक एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1, एग्जांपल 1, टुलिप लिमिटेड। टुलिप क्या होता है, फ्लावर, फ्लावर है ये एक, फ्लावर समझेगा, फायर है। टुलिप लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी, टुलिप लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। क्या नाम है, अनलिस्टेड कंपनी। अब मेरी बात सुनो, चार्ट में आ जाओ, चार्ट में आ जाओ, चार्ट में, चार्ट खाएंगे चार्ट। अरे वो वाला चार्ट नहीं, चार्ट, CHART, अनलिस्टेड कंपनी। टुलिप लिमिटेड के लिए बोला इसने AIFI है, इसने बोला बैंकिंग कंपनी है, इसने बोला चेक करो ना, एग्जाम्पल में चेक करो, बोल रहा है NBFC है, बोल रहा है HFC है, क्या मानोगे, कुछ नहीं बोल रहा तो अदर ही मानोगे यार, ऐसे कैसे कर, ऐसे कैसे मान लो, इनको नहीं मान सकते आप बिना बोले, अदर मानना है आपको। क्या मानना है,
अदर, वो भी अदर में भी कौन सा, NFI, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नहीं है मेरे फाइनेंस का काम, मैं द लोन, मैं लोन देता नहीं हूं, मैं तो माल बना के बेचता हूँ। समझ में आ रहा है? आपको NFI माननी है। NFI माननी तो बताओ कितना DRR बनाना पड़ेगा और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 15%। समझ गए ना तुम बातचीत? पक्का ये याद रखना, DRR बनाना पड़ेगा और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? अब पढ़ते हैं वापस एग्जाम्पल, आ जाओ। ये बताऊँ कहाँ से डालें एग्जाम्पल? क्लास 12 की बुक से है। 12th में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर था ही नहीं सर। हाँ, ISC बोर्ड में। CBSE में नहीं है तो क्या हुआ? और इनफैक्ट RBC में भी है, पर एग्जाम में आया नहीं था ना, तो कटवा दिया था। इनके सिलेबस में था पर एग्जाम में नहीं देते हैं, CBSE में सिलेबस में ही नहीं है, और ICSE बोर्ड या ISC बोर्ड में सिलेबस में भी और एग्जाम में भी आता है। ठीक है, चलो। तो टुलिप लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी इशूड 4 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। प्रीमियम तो ये तो इशू के टाइम वाला प्रीमियम है, ओके। मतलब फेस वैल्यू कितनी हुई कमॉन? फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 106। रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। रिडीमेबल प्राइस बताइए बच्चों? 110। अज्यूम करना कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इन्होंने कर दिया। कितना परसेंट कर दिया इन्होंने इन्वेस्टमेंट? बोल मत देना 10%। ये तो जिधर इन्वेस्टमेंट किया उस जगह इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलता है? 10%। पर इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना करना पड़ेगा? 15%। अरे यार, अपन परसेंट डिबेंचर लिखते हैं ना, वैसे अपन ने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उसकी परसेंटेज है, तो कि जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 10% से ब्याज देंगे, तो वो है। 10% इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट 15 करना पड़ेगा। ये 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम है, नाम नाम है, जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका नाम है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, वेरी गुड। कब किया इन्वेस्टमेंट, कब किया? देखो क्या डेट लिखी हुई है, क्या कब किया, कब किया, कब किया? ऑन April 30 of the financial year in which redemption is due. Debenture were redeemed on the due date. Past journal entries at the time of issue and redemption of debenture. बताओ भाई, इशू किस डेट को हो रहा है? इशू किस डेट को हो रहा है? April 1, 2016। रिडम्पशन किस डेट को हो रहा है? 31 मार्च 2020। इशू प्राइस क्या है? 106। रिडीमेबल प्राइस क्या है? 110। करें क्वेश्चन? तो सिर्फ इशू की एंट्री पूछ रहा है या रिडम्पशन की भी एंट्री पूछ रहा है? दोनों की एंट्री पूछ रहा है, दोनों की एंट्री पूछ रहा है। फटाफट से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, करते हैं क्वेश्चन को। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, फॉर्मेट रेडी कर लिया अपन ने। तो सबसे पहले तो देखो इस एग्जाम्पल में इशू की एंट्रीज करते हैं। तो 1 अप्रैल 2016 इशू की एंट्री बताओ पहली। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं बोलो? कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 4 लाख रुपीस के। 4 लाख रुपीस लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीस के अगर ओवरऑल नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर, और अगर एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू है 100, तो आप मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हुए? 4000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं अपन, और 4000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो इशू प्राइस कितनी है? कम ऑन, कितने रुपए बोलो? 4,24,000। ओके, क्लियर? अगली एंट्री बोलो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ दी मैंने, अब यहाँ लिख रहा हूँ 2। कितना परसेंट डिबेंचर है?
9% डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 4000 × 106, 4000 × 100 और 4000 × 6, तो 4,24,000 में से 4 लाख जा रहे हैं डिबेंचर में, 24,000 जा रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। बाकी जो हम लोग को रिडम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पे करना है, 100 रुपए की फेस वैल्यू की डिबेंचर को रिडम्पशन पे करना है 110, तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज पे करना है वो आज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया आपको? इजी एंट्री, पक्का श्योर? अब आप मुझे बताना, अब देखो इशू के टाइम पे लॉस का क्या करना है, तो ये जो लॉस है ये तो राइट ऑफ कर दिया जाएगा इसमें, कम ऑन पी एंड एल में, ठीक है। कैसे लॉस करेंगे? रिडम्पशन सारा कब हो रहा है सर? सारा का सारा रिडम्पशन हो रहा है कितने साल बाद? किस साल बाद? 4 साल बाद या 5 साल बाद? 4 साल बाद। तो ये जो लॉस आया है ना, इसको अपन 4 साल के अंदर क्या कर देंगे, पेंडल में राइट ऑफ कर देंगे। तो उसकी एंट्री में अभी आपको करवाना यहाँ पे नहीं चाहता हूँ, यू नो दिस, ओके? क्लियर है? क्या एंट्री होती रहेगी बताओ? तो 31 मार्च 2017 को क्या एंट्री होगी? पेंडल अकाउंट डेबिट टू लॉस 10,000। फिर 31 मार्च 2018 को क्या एंट्री होगी? पेंडल अकाउंट डेबिट टू लॉस, फिर वापस से पेंडल अकाउंट डेबिट टू लॉस, फिर पेंडल अकाउंट डेबिट टू लॉस। तो वो एंट्री अपन यहाँ पे अब नहीं कर रहे, होती है पर वो, ठीक है। चले आगे अभी, ओके। अब आप मुझे बताओ रिडम्पशन कब करना है? 31 मार्च 2020। कब करना है? 31 मार्च 2020। तो मुझे डीआरआर पहले तो बताओ, इस कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा क्या? हाँ। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, और अनलिस्टेड में भी कौन सी है? अदर एनएफआई। अदर एनएफआई, तो 10% का डीआरआर बनाना पड़ेगा और 15% का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन मुझे कुछ भी नहीं कह रहा कि इन्होंने डिबेंचर को रिडम्पशन जो है वो प्रॉफिट से किया है, आउट ऑफ कैपिटल किया है, तो मैं तो फिर जो कम से कम प्रॉफिट से रिडम्पशन करा होगा भाई, मैं तो यही मानूंगा। क्या मानूंगा और? बताओ। यही मानना पड़ेगा कि कम से कम इन्होंने प्रॉफिट से रिडम्पशन करा होगा 10% का, और बाकी ये कैपिटल से रिडम्पशन कर रहे होंगे, इन्होंने कैपिटल वगैरह इशू कर दी होगी। अब मुझे क्या पता कितनी करी है, तो मैं तो फिर 10% प्रॉफिट से रिडम्पशन वाली गेम कर रहा हूँ। सिर्फ 10% ही प्रॉफिट रिडम्पशन वाली गेम कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मिनिमम उतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो 10% का बनाओ डीआरआर, क्या एंट्री होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, रिडम्पशन रिजर्व, कितना परसेंट? फेस वैल्यू का 10%, नॉट रिडीमेबल वैल्यू का 10%, फेस वैल्यू का 10%। 31 मार्च 2019। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? अब इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्या करूंगा मोहन? इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट कब कर रहा है? ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल 2019 को इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंट्री बताओ क्या होगी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो इसको आप, या फिर आप इसको बोल सकते हो डीआरआर इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, है ना। कितना करना पड़ेगा कम से कम?
फेस वैल्यू का 15%, कितना हो गया? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? अच्छा सुनो, अगर ये सारा का सारा रिडम्पशन प्रॉफिट से कर रहा होता तो डीआरआर कितना बनाते? पूरा का पूरा 4 लाख का बनाते। ठीक है, पर इसने ऐसा कुछ बोला नहीं तो मैंने भी नहीं माना फिर कुछ भी। एग्जाम्पल है ना, इसलिए मैंने बोला भी 10%, इसका मतलब प्रॉफिट से कर रहा होगा, बाकी आउट ऑफ कैपिटल कर रहा होगा ये। आउट ऑफ कैपिटल कर रहा होगा, या ऑलरेडी जो इशूड कैपिटल है वहां से दे रहा होगा। अपने को क्या मतलब, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नई कैपिटल इशू करके दे। क्या पता वो जो इशूड कैपिटल है, पैसा जो आ रखा है उससे रिडम्पशन कर रहा होगा, भाई क्या दिक्कत है, कर सकता है, कर ले। ओके क्लियर। चलो, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। अब रिडम्पशन की तारीख पे क्या होगा बोलो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। अच्छा सुनना, अपन ने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया था मेरे को बताओगे एक बार? इन्वेस्टमेंट अपन ने कहाँ किया था? 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया था। तो अपन जब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलेगा या अपने को इंटरेस्ट का भी पैसा मिलेगा? इंटरेस्ट का भी मिलेगा। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन। अच्छा कितने में बेच रहे हैं, कुछ बोल रहा है क्या? कुछ नहीं बोल रहा तो कितने में बेच रहे हैं? बुक वैल्यू पे। एग्जाम्पल है ना। तो इन्वेस्टमेंट के तो कितने मिल जाएंगे अपने को? 4 लाख। और साथ में अपने को मिलेगा ब्याज। कितने महीने का? सॉरी 40,000 का था ना इन्वेस्टमेंट। साथ में अपने को मिलेगा ब्याज। 60,000 का था क्या? 60,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए। कितना होता है बोलो? 60,000 का 10% इंटू 11/12। हाँ, 5,500। ओके, तो कितना पैसा आया अपने पास ओवरऑल? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आगे, अब क्या करेंगे? अब अपन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? डीआरआर। क्यों बनाएंगे, बना हुआ है वो तो बना चुका मैं। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है थोड़ा ना है कि जो अब बनाएंगे डीआरआर। अब बनाएंगे सीआरआर, वो तो बना चुका मैंने डीआरआर ना, ये रहा डीआरआर बना चुका मैं यहाँ पे। क्लियर। सर तो बाकी बचे हुए 90% का डीआरआर नहीं बनाओगे क्या? नहीं, कम से कम बस 10% का बनाना है। तो मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि बस ये 10% आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहा होगा, बाकी आउट ऑफ कैपिटल ये कर रहा होगा। ओके, तो अब करेंगे अपन ड्यू एंट्री। अच्छा सुनो, वैसे तो पता है क्या होता है, जब अपन डिबेंचर को रिडीम करते होते हैं ना, तो अपन रिडम्पशन के डेट के पहले पहले जितना भी उनका इंटरेस्ट बनता है वो भी उनको चुका देते हैं। जितना भी उनका इंटरेस्ट बनता है तो वो भी अपन उनको चुका देते हैं। तो वो भी मैं एंट्री यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। क्योंकि ये क्या है, कमॉन, एक एग्जाम्पल है। डिबेंचर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना यार, तुम मुझे लोन चुकाएगा तो बैंक क्या बोलेगी कि आज तक का इंटरेस्ट दे, और साथ का जो भी ड्यू बनता है वो भी चुका। है कि नहीं, समझ रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट दे ही दे और साथ का यहाँ तक का आज का इंटरेस्ट भी दे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मुझे डिबेंचर होल्डर को। पर वो मैं यहाँ पे भी एग्जाम्पल में कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नॉर्मल जो बेसिक रिडम्पशन वाली एंट्री है ना वही करवा रहा हूँ। तो क्या एंट्री होगी बताओ? 9% डिबेंचर को कर देंगे डेबिट। प्रीमियम को क्रेडिट किया था, क्या कर देंगे यहाँ पे? डेबिट। टू डिबेंचर होल्डर। और अब पेमेंट कर दोगे, क्या एंट्री हो जाएगी?
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अब ये सब करने के बाद जो डीआरआर तुमने बनाया था ना, वहां से पैसा निकाल के वापस कहाँ डाल देंगे? और वो जो इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है ना, कहाँ भेज देंगे इसको? तो अपन ने क्या क्या एज्यूम किया कि जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने वाली एंट्री है वो इन्होंने सबने कर चुके हैं, तो वो अपन ने एंट्री यहाँ पे नहीं करी है। वरना रिडम्पशन के पहले तक का जितना भी इंटरेस्ट बनता है डिबेंचर होल्डर का, वो अपने को देना पड़ता है। वो देना पड़ता है, उसकी एंट्री होती है। अपन ने यहाँ पे नहीं करी है, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री अपन ने माना है कि भाई हो रखी है, दैट्स इट। हो गया। अभी तो नहीं कर रहे, आईसीआई वाला आंसर करोगे ना तब आप ये प्रीमियम जो अपन ने यहाँ डेबिट किया है, इसको भी आप राइट ऑफ कर देना। अपन ने तो देखो 12th क्लास के कॉन्सेप्ट से किया है, इसलिए यहाँ प्रीमियम क्रेडिट हो रहा था इशू टाइम पे, और यहाँ पे डेबिट करके अपन ने इसको खत्म कर दिया। आईसीआई वालों में मैं करवा दूंगा, पहले सही क्या है वो सीख लेते हैं, आईसीआई वाला में बता दूंगा क्या गलती है। क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करो प्लीज। जस्ट चेक एग्जाम्पल नंबर 2। जस्ट चेक एग्जाम्पल नंबर 2। लिख लिया आप लोगों ने सबने ये? एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओहो, बैंकिंग कंपनी चाहिए, बैंकिंग कंपनी चाहिए, कम ऑन, बैंकिंग कंपनी। बैंक है तो अनलिस्टेड लिस्टेड? एसबीआई के शेयर मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। लिस्टेड बैंक है ये। तो ये पहली बात तो है, लिस्टेड कंपनी में भी कौन सी? बैंकिंग कंपनी। अब जाके वो चार्ट पढ़े हो पहले तो, जाओ और जाके चार्ट पढ़ के आ जाओ। हाँ जी। नो डीआरआर और नो डीआरआर इन्वेस्टमेंट, भाई क्या सुख है भाई जीवन में। देखो ये, देखो ये रहा, लिस्टेड कंपनी में बैंकिंग कंपनी, नो डीआरआर नो डीआर इन्वेस्टमेंट, भाई इससे आसान एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। देखो करते हैं, आ जाओ। तो ये बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 20,000 डिबेंचर इशू किए ऑफ 50, यानी कि फेस वैल्यू है 50 रुपीज। इशू प्राइस है 8% करना, 8% करना 50 का, 4 रुपए। इशू प्राइस है 54, ठीक। और रिडीमेबल प्राइस कुछ भी नहीं दी हुई, इसका मतलब रिडीमेबल वैल्यू भी कितनी है? बाहर ही होगा, यही मानेंगे और क्या मानेंगे, और तो कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा, इशू कब कर रहा है ये? इशू कर रहा है ये 30 जून 2010 को। ओहो हो। और रिडम्पशन को कर रहा है 30 जून 2020 को, यानी 10 साल बाद। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है भाई, करते हैं। इशू की तो 2 एंट्री, रिडम्पशन की भी 2 एंट्री, इसके बीच में कुछ होना ही नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट की अपन एंट्री करनी नहीं है, बताया ना मैं तुम्हारे को। अभी अपन एग्जाम्पल में डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2, जर्नल।
ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि आपका माइंडसेट खुल जाए, आपको पता लगे कि यार अगर अलग अलग टाइप की कंपनी आएगी तो किस टाइप से काम होगा, दैट्स इट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर हैं? 20,000। और इशू प्राइस कितनी है? 54। कितना हो गया? कितना परसेंट डिबेंचर है? जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये तो बेसिक सी इशू की एंट्री हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में 30 जून 2020 को क्या एंट्री करोगे बताओ? पहले तो करोगे ड्यू एंट्री। टू डिबेंचर होल्डर। समझ में आया? एकदम आसान सा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 2। इजी। हो गया। चलो तो कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। टुमारो वील कंक्लूड दिस चैप्टर, ओके। ओके, बाय बाय। कर लिया आपने?